बूढ़ी विधवा माँ की प्रॉपर्टी चाहिए पर माँ नहीं, 4 बहुओं की सास। रानी, मोना, सोनू और वर्षा चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक साथ ही एक ही घर में रहती हैं। चारों की सास शकुंतला जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला हैं। लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद शकुंतला जी का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं को आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन शकुंतला जी के घर उनकी बहन आई। शकुंतला, तू तो बड़ी ही खुशकिस्मत है। तेरी चारों बहुएं तो बहुत ही सुंदर हैं और तेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। तुझे तो घर के कामों की भी चिंता नहीं करनी पड़ती। अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई न हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। ये बात तो सच है शकुंतला। दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियाँ आ जाती हैं, लेकिन ये भी सच है कि घर में बहुएं आ जाने से सास की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर ही रही थी, तभी अचानक रानी और सोनू की लड़ने की आवाज़ आई। रानी, मैंने एक बार पोछा लगा दिया है, मैं दोबारा पोछा नहीं लगाऊंगी। सोनू, दोबारा पोछा तो तुमको लगाना ही पड़ेगा रानी, तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लग ही नहीं रहा कि घर में साफ सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह की लड़ाई देखकर शकुंतला जी की बहन घबरा गई और शकुंतला जी को समझाने लगी। तेरी बहुएं काम कम करती हैं और लड़ाई ज़्यादा। तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। यह कहकर शकुंतला जी की बहन वहाँ से चली गई। अब शकुंतला जी दिन रात यही सोचती रहती थी कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए शकुंतला जी ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो। इससे ना तो घर का काम चल सकता है और ना जिंदगी। इसलिए आज तुम सब ये बता दो कि तुम लोग क्या चाहती हो। रानी, माँ जी, आप हमें अलग अलग घर दे दो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बनाकर दे सकूं। सोनू, माँ जी, ये घर भी तो बहुत ही बड़ा है, आप इस पर 4 मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। मैंने अपने चारों बेटों को बड़े ही प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहें और मेरा क्या, तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। शकुंतला जी की ये बातें सुनकर चारों बहुएं चुप हो गईं। चारों में से कोई भी शकुंतला जी को अपने साथ रखना नहीं चाहता था। शकुंतला जी ने अपनी चारों बहुओं को एक टक देखा और कहा, तुम चारों में से मैंने अपने बेटे दे दिए, अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहता। ये कहते हुए शकुंतला जी की आंखें भर आई और वह उन चारों बहुओं को काम बांट दिए। उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा, लेकिन उनकी बहुएं कहाँ मानने वाली थीं। अब चारों बहुओं ने एक टीम बना ली। एक टीम में रानी और सोनू थी और दूसरी टीम में वर्षा और मोना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगती। एक दिन मोना और वर्षा ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपको पता है रानी आज 12 बजे से सो रही है। आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू ही लगाई है और पोछा भी नहीं लगाया। वर्षा, हाँ माँ जी, आपने लड़ने के लिए मना किया था, इसलिए मैंने सोनू से कुछ नहीं कहा। आज वह बाजार गई थी और 3-3 साड़ियाँ लेकर आई है अपने लिए, लेकिन साड़ियाँ लेकर आई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई है। वर्षा और मोना तो वहाँ से सास से चुगली करके चली गई। अब सोनू और रानी की बारी थी। सोनू, माँ जी, आपने वर्षा को तो सर पे चढ़ा रखा है, वो तो हमेशा रोटियाँ जला देती है और आपके बेटे को भी बोल रहे थे कि वर्षा के हाथ की रोटियाँ अच्छी नहीं लगती। रानी, और हाँ माँ जी, कल मोना ने सबके कपड़े धोए पर मेरे कपड़े नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ, मैं एक दिन किसके लिए खाना नहीं बनाऊँगी तो उसे कैसा लगेगा। शकुंतला जी सारी बहुओं की बातें सुनती रहीं और सर पकड़कर बैठ जाती हैं। इसी तरह दिन बीतते रहे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देंगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से घर आते, वैसे ही चारों बहुएं चुगली करने लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो रानी बोली, सुनो जी,
मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं सारा दिन काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभीयों का ताना भी सुनती हूँ। रानी का पति, मैं भी रोज़ रोज़ के लड़ाइयों से दुखी हो चुका हूँ। आज तो फैसला हो ही जाए। उधर मीनू भी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी भविष्य के बारे में सोचना ही पड़ेगा। आप तो सारा घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तुड़वा कर फ्लैट बनवा दें, हम आराम से रह सकेंगे। सोनू का पति, तुम ठीक कह रही हो। आज मैं माँ से इस बारे में बात कर लेता हूँ। आखिर हमारी भी तो अपनी पर्सनल लाइफ है। शकुंतला जी के बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। माँ, कहाँ हो आप? बाहर आ जाओ। शकुंतला जी कमरे से बाहर आ जाती हैं। माँ, आप घर को तुड़वाकर फ्लैट बनवा दो, अब हम सब साथ नहीं रह सकते। दूसरा बेटा, हाँ माँ, हम सबको एक रूम मिला हुआ है, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए ना। और जो आपकी बहुओं में 24 घंटे लड़ाई होती रहती है वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। अच्छा, तुम्हारी पत्नियां ये घर तोड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को भड़का दिया। मैं इस घर को तोड़वाने नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिताजी की यादें और तुम्हारा बचपन बीता हुआ है और तुम चारों अपनी पत्नियों को समझाने की बजाय मुझे इस घर तोड़वाने के लिए बोल रहे हो। शकुंतला जी ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में शकुंतला जी को अपना घर तोड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, शकुंतला जी चोट अपने दिल पर महसूस कर रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी हो गई। शकुंतला जी ने अपने चारों बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं, अब तुम अपना आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब थे। तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं। बेटा, माँ आप कहाँ रहोगी? मतलब हम में से किसके साथ रहोगी? तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती ही है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे, तो मैं जो नीचे का हिस्सा बचेगा मैं वहीं रह लूँगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चले गए और आराम से रहने लगे। शकुंतला जी पूरे दिन यही रहती और यही सोचती कि मेरी बहू ने मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया। चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी, तब ये देखती हूँ। एक दिन शकुंतला जी के पास गांव से उनके भाई मितेश का फ़ोन आता है। शकुंतला दीदी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ मितेश, तुम कैसे हो? बहुत दिनों के बाद फ़ोन किया, सब ठीक है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। मैं कल तुम्हारे पास आ रहा हूँ, वहाँ मुझे कुछ काम था तो सोचा अपने भांजों से भी मिल लूँगा। फ़ोन कट जाता है और शकुंतला जी दुविधा में पड़ जाती हैं। वे सोचने लगती हैं कि बच्चे तो मेरे साथ नहीं रहते, अगर भाई को पता चल गया तो मैं अकेले रहती हूँ तो वह बहुत ही दुखी होगा। खैर, अब जो होगा वो देखा जाएगा, आने दो भाई को। अगले दिन मितेश शकुंतला जी के घर पहुँच जाता है। वह अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती हैं और सोच में पड़ जाती हैं। शकुंतला जी, दीदी क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। दीदी, तुम क्यों ला रही हो खाना? आपकी बहुएं लाएंगी ना, वो कहाँ गईं? शकुंतला जी ने मितेश को सारी बात बता देती हैं। कलयुग आ गया है दीदी, कलयुग। चार बेटे होते हुए भी माँ बेसहारा हो जाए तो घोर कलयुग है। चलो मैं तुम्हारे बेटों से मिलकर आता हूँ। मितेश ऊपर चला जाता है तो देखता है कि शकुंतला जी के बड़े बेटे को शराब पीने की आदत होती है, जो बहुत अधिक बढ़ चुकी है। उसके 2 बच्चे हैं। बड़ा मामा जी, कैसे हो आप? घर में अब ठीक है? बड़े दिन बाद आप मिलने के लिए आए। घर में तो सब ठीक है, तुम बताओ कैसा चल रहा है? हाँ, यहाँ सब ठीक रहा है। इतना
में छोटा बेटा यानी शकुंतला जी का पोता वहाँ पर आ जाता है और मितेश के पास आता है तो लगभग 6 साल का था। मितेश उससे पूछता है, कैसे हो बेटा और कौन सी क्लास में हो? मैं तो अभी LKG में हूँ नाना जी। अच्छा, बड़ा होकर क्या बनोगे? मैं बड़ा होकर पापा की तरह शराबी बनूंगा। यह सुनकर सभी लोग भौंचक्कर रह गए और रानी फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, अगर मैं अलग ना हुई थी तो ये इतनी शराब नहीं पीते। माँ के साथ रहते थे तो इनको माँ की थोड़ी शर्म तो आज होती थी। अब बच्चे भी वही सीख रहे हैं जो ये सिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद मितेश ऊपर दूसरे भांजे के पास जाता है। वहाँ की हालत कुछ अजीब ही थी, जैसे चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था, कोई साफ सफाई नहीं। मोना सारा दिन सोती रहती या टीवी देखती रहती थी। मितेश से घर की हालत देखी नहीं गई और उसने बातों ही बातों में पूछ लिया, बेटा घर बदल रहे हो क्या? अब सामान बिखरा हुआ है। मामा जी की बात सुनकर मोना झट से बोली, मामा जी पहले सब माँ के साथ रहते थे तो सारी बहुएं एक ही काम करना रहता था तो काम जल्दी से हो जाता था। अब सारा काम मुझी को करना पड़ता है तो समझ में ही नहीं आता कि काम कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ। अरे तो बेटा एक काम वाली रख लो। इनकी इतनी सैलरी कहाँ कि काम वाली भी रख सके। मामा जी हम अलग फ्लैट में ना रहते तो इतनी परेशानी नहीं होती। अब वह सब मिलजुल कर काम कर लेते थे। ये कहते ही मोना की आंखों से आंसू बहने लगते थे। मितेश वहाँ से भी चला जाता है और तीसरे बेटे के घर तीसरी मंजिल पर पहुँच जाता है। वहाँ मितेश का तीसरा भांजा और उसकी पत्नी सोनू आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। बेटा कैसा चल रहा है? तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम सब अब अलग अलग रहते हो तो मैं आ गया तुमसे मिलने। अब ठीक है मामा जी, आप बताइए आप कैसे हो? सोनू मामा जी आए हैं, कुछ खाने के लिए ले आओ। इतना सुनते ही सोनू रसोई के डिब्बों में देखती लगती है, वो एकदम खाली होते हैं। वह वहीं बैठकर सर पकड़कर बैठकर रोने लगती है और रोने की आवाज़ सुनकर मितेश और सोनू का पति अंदर जाते हैं। और क्या हुआ, क्यों रो रही हो बेटा? क्या बताऊं मामा जी, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। अगर मैं भाइयों की बातों में आकर घर से अलग नहीं हुई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। घर के खाने के लिए भी कुछ नहीं है और काम का भी कुछ पता नहीं मिलेगा या नहीं। मेरी सास हमेशा हमारी ख्याल रखती थी और आज ये दिन सिर्फ मेरी वजह से देखने को मिल रहा है। सोनू अपने किए पर बहुत पछताती है और अब मितेश चौथी मंजिल पर पहुंच जाता है। वह वहां ताला लगा देखकर अपने भांजे को फ़ोन करता है तो पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वह अपनी पत्नी वर्षा अस्पताल में है। मितेश भी अस्पताल पहुंच जाता है। अरे बेटा ठीक हो तुम? कैसे हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट? मितेश के चौथे भांजे ने सारी बात बताई। इतने में वर्षा भी आ जाती है। मामा जी नमस्कार, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं अकेले बहुत परेशान हो गई थी, कभी दवाई का पर्चा तो कभी दवाई का चक्कर। तुम दोनों दीदी को खबर क्यों नहीं दी? किस मुंह से फ़ोन करती मैं माँ जी को? उनका दिल भी तो बहुत दुखाया है हमने। आज बहुत पछता रही हूँ जो उनसे अलग रहने के लिए सोचा। अगर हम सब साथ रह रहे होते तो आज हमें इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मितेश अपने तीनों भांजों और शकुंतला जी को ये खबर कर देता है। सभी अस्पताल में आते हैं और मितेश चारों भाइयों को एक दूसरे की परेशानी के बारे में बता देता है। चारों भाई एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। चारों भाइयों को भी शकुंतला जी के पैर छूकर अपने सास से माफ़ी मांगती हैं। अब दोबारा सारा परिवार एक हो गया। अब सब मिलजुल कर रहने लगे। अगर एक भाई पर कोई परेशानी आती तो सारे भाई मिलजुल कर उसका सामना करते। एक दिन शकुंतला जी ने अपने बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, देखो तुम सब अब एक साथ रहते हो तो कितने खुश रहते हो। कोई मुसीबत तुम्हें छू भी नहीं सकती। इसलिए तो कहते हैं मुसीबत के वक्त भी टल जाता है जब अपनों का साथ हो जाता है। तो देखा दोस्तों, एकता में कितना बल होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई तो हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनेगा। जय श्री राम। और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।